इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आरओसी कंप्लायंसेस के बारे में। जी हाँ, तो देखिए सितंबर मंथ है, इस महीने आपको ये सारे कंप्लायंस फुलफिल करने पड़ेंगे। तो क्या क्या मैंडेटरी कंप्लायंसेस होते हैं, कितनी पेनल्टी लगती है अगर आप टाइम के ऊपर इसको कंप्लायंस को फुलफिल नहीं करते हैं, तो कितनी कॉस्ट आती है। अगर इस साल आपका कोई बिजनेस नहीं हुआ तो क्या स्टिल आपको कंपनी को चलाने के लिए ये कंप्लायंसेस यहाँ पे फुलफिल करने पड़ेंगे। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक्सपर्ट के थ्रू अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेरीज है, तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आप हमारे एक्सपर्ट के साथ में कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो कंप्लायंसेस होते हैं उनको सिंपली मैंने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक है आपके आरओसी के कंप्लायंसेस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यहाँ पे हैंडल करता है, मतलब सिंपली जहां पे आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं। और एक कंप्लायंस आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आईटी डिपार्टमेंट आपका हैंडल करता है। अब देखिए, अगर मैं मैंडेटरी कंप्लायंस की बात करूं तो आरओसी के अंदर सबसे नंबर 1 के ऊपर जो कंप्लायंस आता है वो आता है आपका डिन नंबर का केवाईसी करना। जी हाँ, तो अगर आप एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, आपके पास में डिन नंबर है, तो आपको आरओसी को जो है हर साल एक तरह से केवाईसी करनी पड़ती है। इसको DIR3 केवाईसी बोलते हैं। एक फॉर्म होता है जो आपको फाइल करना पड़ता है, और इसकी अगर मैं ड्यू डेट की बात करूं तो 30 सितंबर तक आपको हर साल फाइल करना पड़ता है। और इस साल भी जो है सितंबर के पहले आपको फाइल करना पड़ेगा। ड्यू डेट के बाद में अगर आप मान लो फाइल करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये की भाई पेनल्टी है इसके ऊपर। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका डिन नंबर जो है ना एक्टिव से डीएक्टिवेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से आप कोई भी फॉर्म जो है फर्दर एमसीए के साथ में फाइल नहीं कर पाओगे। दूसरा भाई जो कंप्लायंस होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग जिसको हम लोग एजीएम बोलते हैं, और एक एडिटिव 1 फॉर्म फाइलिंग का होता है। तो यहाँ पे हर एक कंपनी को, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, केवल एक्सेप्ट द 1% कंपनी जो ओपीसी होती है, उनके अलावा सबको एजीएम रखनी पड़ती है। जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके विद इन द 6 मंथ, यानी अगर मार्च में एंड हो रहा है तो सितंबर तक आपको आपका जो एजीएम है वो हो जाना चाहिए। लास्ट ड्यू डेट की बात करूं तो इस साल जैसे 30 सितंबर 2024 रहने वाली है। और एजीएम के अंदर होता क्या है, समोसे खाए जाते हैं, नहीं समोसे नहीं, मतलब काफ़ी सारे डिसीजन लिए जाते हैं कि इस साल जैसे कंपनी का यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है, जो भी ऑडिटर होगा उनका, प्लस जो भी सीईओ वाली पोजीशन पे है, सीएफओ है, C2 है, उनकी सैलरी वगैरह क्या होगी, मतलब सारे ना कंपनी के डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं। इसके अलावा 81 फॉर्म के अंदर यहाँ पे एक फाइलिंग होती है, एक अलग से फॉर्म फाइल होता है। जिस भी ऑडिटर को आप अपॉइंट करेंगे तो वो आपको विद इन द 15 डेज जो है आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है, यानी जैसे ही आपकी एजीएम होगी उसके 15 दिनों के भीतर आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। पेनल्टी की बात करूं भाई, तो यहाँ पे अगर आप 81 फॉर्म को टाइम पे फाइल नहीं करते तो जो भी नॉर्मल फीस लगती है 2 टाइम्स लगने वाली है, अगर उसको आप जितना भी डिले करते जाएंगे। इसके अलावा भाई एनुअल कंप्लायंस के अंदर जो मैंडेटरी कंप्लायंस होते हैं वो होते हैं आपके एनुअल अकाउंट्स। जी हाँ, जो कि फॉर्म AOC 4 का पार्ट होते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस है। तो भाई जैसे आपकी एजीएम होती है उसके विद इन द 30 डेज आपको आरओसी के साथ में ये कंप्लायंस जो है फुलफिल करने पड़ते हैं, यानी 30 अक्टूबर 2024 तक आपको ये फाइलिंग करनी पड़ती है। अब AOC जो 4 फॉर्म होता है, इसके अंदर आपकी कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, P&L अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जिसपे एक सीए अपने साइन वगैरह भी करता है, क्योंकि जो स्टैच्यूटरी ऑडिट होती है ना वो प्राइवेट कंपनी के अंदर कंपलसरी होती है, तो उनके साथ में यहाँ पे आरओसी को ये सारे फॉर्म्स जो है फाइल होते हैं। पेनल्टी की बात करो तो भाई 100 रुपीज़ पर डे की इसके ऊपर पेनल्टी लगती है। 10,000 रुपये भी पेनल्टी लग सकती है अगर आप कंटिन्यूस को फेलियर कर रहे हो, प्लस मैक्सिमम पेनल्टी की बात करो तो वो 2 लाख तक जा सकती है। तो जैसे आपने AOC 4 फॉर्म के अंदर यहाँ पे अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए, वैसे एनुअल रिटर्न्स भी जाती है MGT 7 फॉर्म के थ्रू। तो ये आपको विद इन द 60 डेज यहाँ पे फाइल करनी पड़ती है जैसे आपकी एजीएम होती है, यानी मोटा मोटा ड्यू डेट की बात करो तो 29 नवंबर के पहले आपको फाइल करनी पड़ती है। इस फॉर्म के अंदर आपकी कंपनी के कौन कौन शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर है, रजिस्टर ऑफिस हो गया, प्रिंसिपल बिजनेस की एक्टिविटी हो गई, किसको कितनी सैलरी वगैरह मिलती है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। पेनल्टी की बात करूं तो सेम पेनल्टी है, 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगती है अगर ड्यू डेट मिस कर दी तो। इसके अलावा भाई जो भी आरओसी की कंप्लायंसेस होते हैं वो इंसिडेंट बेस्ड होते हैं, मतलब कोई भी अगर आपने कुछ मान लो रजिस्टर ऑफिस चेंज कर दिया, डायरेक्टर को चेंज कर दिया, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल चेंज कर दी, तो जो चीज़ें आपके इंसिडेंट हो रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आरओसी के कंप्लायंसेस फुलफिल होते हैं। अब ये तो बात हो गई आरओसी की, अब बात करते हैं हम लोग इनकम टैक्स की।
तो देखिए जैसे आपके आरओसी के कंप्लायंस फुलफिल होते हैं उसके बाद में आपको ITR 6 फॉर्म के थ्रू अपनी ITR फिलअप करनी पड़ती है और इसकी भी भाई बाकायदा ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर 2024 के पहले आपको फाइल करनी पड़ती है। और इसके अंदर भाई ऑडिट भी होती है, जो स्टैच्यूटरी ऑडिट है वो तो भाई कंपलसरी है, आपका चाहे कितना भी टर्नओवर हो, इवन अगर टर्नओवर ना भी हो तो भी स्टैच्यूटरी ऑडिट आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवानी पड़ेगी। टैक्स ऑडिट की बात करूँ तो वो टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करती है, अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हो। जैसे अभी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो मोटा मोटा बात करूँ तो अगर आपका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ रुपीज़ है तो उस केस में टैक्स ऑडिट जो है वो कंपलसरी होती है, आपको करवानी पड़ेगी। यानी स्टैच्यूटरी ऑडिट और टैक्स ऑडिट के साथ में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। इसके अलावा भाई मैं पेनल्टी की बात करूँ, टाइम के ऊपर अगर आपने फाइलिंग नहीं की, ITR फाइलिंग नहीं की तो 5,000 रुपये की लेट फीस लगती है, साथ में जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह अलग से चार्ज होगा। अब बात करते हैं स्टार्टअप के केस में, क्योंकि स्टार्टअप जब प्राइवेट कंपनी करवाते हैं तो हो सकता है फर्स्ट ईयर उनको कोई भी बिजनेस ना हो या बिजनेस ही बहुत ही कम हो, तो क्या उस केस में भी मैंने आपको जितने कंप्लायंसेस बताए तो सारे क्या कंप्लायंस फुलफिल करने ज़रूरी है? तो मैं बताना चाहूँगा भाई कंप्लायंस का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका जीरो बिजनेस भी हुआ है इस साल तो स्टिल आपको सारे कंप्लायंस फुलफिल करने पड़ेंगे। आपको गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी भाई अपने सारे ट्रांजेक्शन की, कि ठीक है अगर ट्रांजेक्शन नहीं भी हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा मेरे बिजनेस का इस साल कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, वहाँ पे भाई बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको जो मैंडेटरी कंप्लायंस बताया वो सारे कंप्लायंस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर आप कंप्लायंसेस को मेंटेन नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी आपकी लग सकती है। कई लोग यही करते हैं कि कंपनी तो रजिस्टर करवा लेते लेकिन उसके ऊपर मेंटेनेंस के ऊपर वो ध्यान नहीं देते, तो ध्यान रखिएगा फिर फ्यूचर में आप कंपनी को ढंग से क्लोज भी नहीं कर पाओगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपकी पेनल्टी इकट्ठी हो जाती है। अब बात करते हैं कि एज ए स्टार्टअप या फिर कॉस्ट कितनी आती है अगर मेरे पास में एक प्राइवेट कंपनी है और मैं उसके एनुअल कंप्लायंसेस मेंटेन करना चाहता हूँ। तो देखो पहली बात तो ये जो कंप्लायंसेस होंगे ऐसा नहीं कि सारे कंप्लायंस आप खुद कर लोगे, आपको एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट पड़ने ही वाली है। केवल कुछ ही फॉर्म्स है जो आप खुद फाइल कर सकते हो, जैसे DIR 3 KYC वगैरह हो गया। इसके अलावा मोस्टली फॉर्म के अंदर आपको प्रोफेशनल चाहिए होगा। तो एक एवरेज अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 10,000 रुपये पर ईयर आराम से आप ले सकते हो, जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट फीस और जो भी आप प्रोफेशनल हायर करोगे उसके प्रोफेशनल चार्जेस वगैरह आ जाते हैं। बाकी भाई ये कॉस्ट वेरी करती है मार्केट टू मार्केट और आपकी कंपनी कितनी बड़ी साइज़ की है, छोटी है, बड़ी है, कितने ट्रांजेक्शन हुए, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा अगर आपका छोटा बिजनेस है तो कॉस्ट को सेव करने के लिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह खुद मेंटेन वगैरह कर सकते हो। गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं ROC के होंगे, IT डिपार्टमेंट के होंगे, कौन कौन से कंप्लायंसेस ऐसे हैं जो हर साल आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। बाकी अगर आप टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे कंसल्ट करना चाहते हो अपनी कंपनी के रिगार्डिंग कि कौन कौन सी चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल है या क्या क्या चीज़ों के ऊपर कैसी पेनल्टी लग सकती है या कोई भी अगर आपके अदर डाउट्स है तो मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।